हेलो दोस्तों, वेलकम जल सिंह बाय स्टडी चैनल में। दोस्तों, फिर से आप लोगों का हमारे चैनल में एक बार हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, कल हमने पार्ट पढ़ा था पार्ट 1 का, पार्ट 2 का। तो दोस्तों, संसाधन एवं विकास का पहला पार्ट हो चुका है। लैब असिस्टेंट की हम भूगोल की तैयारी के साथ एनसीईआरटी बुक के अनुसार हम पढ़ रहे हैं। तो दूसरा पार्ट है वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो दोस्तों, इस पार्ट को पढ़ने से पहले अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। वन एवं वन्य जीव संसाधन क्या है और क्या कह रहा है पाठ हमसे। नारक मेरे ईश्वर लेपचाओं की दुनिया में आप संगीत के जनक हैं। ओहो नारक मेरे ईश्वर, मुझे स्वयं आपको समर्पित करने दे। मुझे आप अपना संगीत झरनों, नदियों, पर्वतों, वनों और काट कीटों और जानवरों से ग्रहण करने दे। मुझे आप अपना संगीत मधुर समीर से ग्रहण करने दे और आपको ही समर्पित करने दे। तो पश्चिम बंगाल की उत्तरी भागों का लेप्चा लोक संगीत है। कौन सा संगीत है? लेप्चा। कौन सा है? इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वट वृक्ष, हाथी, बलुवहल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। ये पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधता से भरा हुआ है और मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। तो मानव और दूसरे जो जीवधारी होते हैं वो एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। हम इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरियो को, जैसे जोंक हो गई, और जोंक से लेकर वट वृक्ष यानी बड़े हाथी और बलिवहल तक, ये करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। उदाहरणतः वायु जिससे हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, मृदा जिस पर हम अनाज पैदा करते हैं और आवास बनाकर रहते हैं, और बहुत कुछ धरती पर करते हैं जिसे हम माँ समान मानते हैं, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव पुण्य सर्जन करते हैं। हाँ, वन और पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक है जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर रहते हैं। वन क्या है? वन और पशु और पौधे ये सब क्या है? प्राथमिक उत्पादक है। क्या है? प्राथमिक उत्पादक है जो जो दूसरे सभी जीवों पर निर्भर करते हैं। वन्य जीव और कृषि फसल उपजातियों के अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती हैं। यह आकार की कार्य में विभिन्न और अंतर्निर्भरताओं एक के जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गुथी हुई है। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात क्या है? भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात क्या है? यदि आप आसपास की नज़र दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाएंगे। अगर आप नज़र दौड़ाते हैं तो नीम का पेड़ हर जगह मिल सकता है, बल्कि कुछ जगह पर जैसे रेगिस्तान हुई वहाँ पर खेजड़ी के वृक्ष ज़्यादा मिलेंगे, यानी कांटेदार वृक्ष। जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर कांटेदार वृक्ष, जहाँ पर पानी ज़्यादा है वहाँ पर बहुत अच्छे बड़े बड़े पत्ते वाले वृक्ष मिलेंगे, जैसे केला आदि की। जाते हैं। वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। जैव विविधता में और अनेकताओं में, भाषाओं में और संस्कृति में, सब में विश्व में भारत एक ऐसा देश है जो महान है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियाँ 8% जनसंख्या में लगभग 16 लाख पाई जाती हैं। जैव उपजातियों की 8% संख्या है और 16 लाख है। लगभग 8% कितनी हुई? 16 लाख। ये अभी खोजी गई जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना, सॉरी, ये भी खोजी गई क्या जाने वाली उपजातियों के 2-3 गुना है।
आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्यजीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इनकी कदर नहीं करते हैं, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारा असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव बढ़ा है। तो दोस्तों, वनस्पति जात जो पेड़ पौधे और प्राणी जात जो पशु पक्षी और जीव वाले जो आते हैं, जैसे जानवर, मनुष्य आदि सभी इसमें आते हैं। तो पर्यावरण किस पर निर्भर है? मनुष्य पर। और पर्यावरण प्रकृति पर वैसे तो निर्भर है पर पर्यावरण का मानव ही संकट में डालता है पर्यावरण को बहुत ज़्यादा। कुछ अनुमान ये कहते हैं कि भारत में लगभग 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। कुछ अनुमान ये कहते हैं कि भारत में 10% वन्य वनस्पति जात हैं, यानी जो पेड़ पौधे हैं वो कितने हैं? 10%। कितने? 10%। और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। 20% क्या है? स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा। 8% तो उपजातियां पाई गई हैं। किसकी? 16 लाख लगभग जो उपजातियां पाई गई हैं। समझ में आ गया? भारत में पाई गई हैं। और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है और 10% क्या है? वन्य एवं वनस्पति जात है। इनमें से कोई उपजातियां जो नाजुक अवस्था में हैं, यानी मामूली जो जीवाणु होते हैं, कीटाणु, वो लुप्त होने के कगार पर है। इनमें चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, आपने सफ़ेद सिर वाली बतख ही देखी होगी अब तक। गुलाबी सिर वाली बतख भी रहती हैं। पहाड़ी कोयल, जंगली चित्तीदार उल्लू और मधुका इनसिग्निस महुआ की जंगली किस्म और उबरडिया हेप्टान्यूरॉन घास की प्रजाति आदि पाई जाती हैं। उबरडिया हेप्टान्यूरॉन घास की प्रजाति पाई जाती है। मधुका इनसिग्निस जैसे पौधों में शामिल है। वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता कि अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणियों और पौधे लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है, परंतु छोटे प्राणी जैसे कीट और पौधे भी महत्वपूर्ण होते हैं। और लुप्त होने वाले प्राणियों और जीव जंतुओं के बारे में कोई ध्यान नहीं देता, बल्कि कुछ नई चीज़ों के बारे में ज़्यादा ध्यान देते हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया पर ज़्यादा आजकल ध्यान चल रहा है। लुप्त होते वन। भारत में जिस पैमाने पर वन कटाई हो रही है वह विचलित कर देने वाली बात है। देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित 8,07,276 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। देश में वन का आवरण कितने प्रतिशत 10% पर है और 8,07,276 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वन का आवरण है। यह देश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 24.56% पर है हिस्सा है इसका वन आवरण का। और सघन वन 12.4% पर है और खुला वन 9.26% है। 9 और 12 कितने हो गए? 9 और 12 हो गए। सघन वन कितना है? 12.4% पर और 9.26% पर कितना है? जो खुला वन होता है, जो जंगलात खुली है, उस पर 9.26% पर है पूरे भारत में। और मैंग्रोव वन भी हैं जो 0.15% पर 1 और 5% पर क्या है? विद्यमान है। हिस्सा है मतलब ये भारत का वनों का। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार क्या कहती है? वर्ष 2017 में सघन वनों के क्षेत्र 3,976 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, परंतु वन क्षेत्र में यह वन वृद्धि वन संरक्षण उपायों के प्रबंधन की भागीदारी तथा वृक्षारोपण से हुई है।
इससे हुई है वृक्षारोपण से। आओ हम विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों के बारे में और जातियों के बारे में जानते हैं। पौधे, प्राणी और जातियों के बारे में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक और संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचुरल IUCN, इसकी फुल फॉर्म है ये, समझ में आ गया, के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा इनको अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया जा रहा है। 2017 में सघन वनों के क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर पर हैं? 3,976 पर। 3,976 पर कितने पर है? 3,976 पर। भारत में वन कितने पर है? वन है 24.5% से ही है कुछ 12.40% पर कितना वन है? 12.40% पर है सघन वन। मैंग्रोव वन 0.15% पर है और जो खुला वन है 9.24% पर है। समझ में आ गया? चलते हैं नीचे। अब आती हैं सामान्य जातियाँ जो IUCN के द्वारा बांटा गई श्रेणियाँ हैं। जो सामान्य जातियाँ आती हैं, ये वो जातियाँ हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। यानी छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, उनकी सामान्य मानी जाती हैं और जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। जैसे पशु जिन्हें हम पालते हैं, साल, चीड़ और करतंक को क्या बोलते हैं? रोडेंट्स आदि। अब आते हैं संकटग्रस्त जातियाँ। ये वे जातियाँ जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिनमें विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहती हैं तो इन जीवित जो जातियाँ हैं वे जीवित रहना उनका कठिन हो जाएगा। जैसे काला हिरण बहुत कम पाया जाता है, मगरमच्छ ये भी बहुत कम पाया जाता है, बहुत जगह ही खास जगह पर ही या म्यूजियम में इनमें ही विद्यमान है और अभ्यारण्यों में भी हैं, खास जगह पर है। वैसे ये लुप्त के कगार पर है। भारतीय जंगली गधा ये भी बहुत कम पाया जाता है। गेंडा, शेर और पूंछ वाला बंदर, संगाई, मणिपुरी हिरण इत्यादि सभी प्रकार के जातियों के उदाहरण हैं। ये बहुत संकट में जा रहे हैं, यानी इनकी लुप्त प्रजातियां हैं, खतरे में है इनकी प्रजाति, तो ये लुप्त में होने के कगार पर। अब आती हैं सुभेद्य जातियां। वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदलती हैं, यानी उल्टी परिस्थितियां नहीं बदलती हैं, तो इनकी संख्या घट जाती है, यानी घटती रहेगी और ये खतरे में जाते रहेंगे। ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगी धीरे धीरे और इनकी कमी आ जाएगी। जैसे नीली भेड़, ये नीली भेड़ बहुत कम पाई जाती है। एशियाई हाथी ये भी बहुत कम पाया जा रहा है, वर्तमान में बहुत लुप्त होते जा रहे हैं। तो संकट यानी विपरीत उल्टी गंगा बह रही है, उल्टी गंगा बहना, वैसे ही इन पर भी उल्टी गंगा बह रही है। इनकी लुप्त होने की संख्या कगार पर है। मतलब गंगा नदी की डॉल्फिन ये भी कम पाई जा रही हैं। इस प्रकार की जातियों सुभेद्य जातियों की श्रेणी में आती है। अब आती है दुर्लभ जातियाँ। इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद्य है, यानी सुभेद्य के बराबर है, जो उल्टे के कगार पर है। समझ गए? विपरीत परिस्थितियाँ, और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियाँ नहीं परिवर्तन होती हैं तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। दुर्लभ वाली जातियाँ, अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो इनकी संख्या धीरे धीरे घट जाएगी और एक दिन ही संकटग्रस्त यानी लुप्त प्राय जातियों में शामिल हो जाएगी। अब आती हैं स्थानिक जातियाँ। प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियाँ अंडमानी
अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर और अंडमानी जंगली सूर, अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सूर, अरुणाचल के मिथुन ये स्थानिक जातियों के श्रेणी में आते हैं जो प्राकृतिक एवं भौगोलिक सीमाओं पर विशेष क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अभी तक तो इन पर लुप्त होने का कोई खतरा नहीं है अभी तक तो। अब वो लुप्त जातियां जो इनकी लुप्त श्रेणी में आती हैं, ये वे जातियां हैं जो इनके रहने पर भी आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई हैं। ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र और प्रदेश और देश और महाद्वीप और पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई है। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता, ये बिल्कुल लुप्त होने के कगार पर है, और गुलाबी सिर वाली बतख, ये भी बिल्कुल लुप्त हो चुकी है, यानी पाई नहीं जाती अब तो। ये एशियाई चीता क्या कह रहे हैं, कहाँ चला गया है? भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी जो चीता बिल्ली परिवार का एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य है जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा को गति से दौड़ सकता है। लोगों को आमतौर पर भ्रम में रहता है कि चीता एक तेंदुआ होता है। चीते की विशेष पहचान उसकी आँख के कोने से मुंह तक होती है। नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं और लकीरनुमा निशान है। 20वीं शताब्दी से पहले चीते अफ्रीका और एशिया से दूर दूर तक फैले हुए थे, परंतु इसके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने से लगभग लुप्त हो चुके हैं। भारत में तो यह जाति बहुत पहले 1952 में ही लुप्त घोषित कर दी गई थी, यानी एशियाई चीता बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। 1952 में ही बैन लग गया, यानी लुप्त हो गई है ये। ओके, ये है साइकेस विडोमिडाया, जो पूर्वी घाट पर पाए जाने वाला एक दुर्लभ साइकेड है और संकटग्रस्त निकोबारी मेगापोड। ये बिच्छू हैं, जंगली बिच्छू, और ये रहे सारस के जैसे वो आते हैं ना वो। और कर्नाटक में पाए जाने वाला हेट्रोमेट्रस कानारेनसिस, पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में पाए जाने वाला ओकलैंड्रा थोथ, नवन कोरिया गैम्बल पोइसी, जिसका उपयोग चटाई व टोकरी बनाने में किया जाता है। ये रहा एम्बिलिका रायबीज, कच्चे फलों वाला संकटग्रस्त औषधि लता है ये वाली। कुछ लुप्त दुर्लभ तथा संकटग्रस्त जातियां हैं ये। इनमें हमें लकड़ी की छाल और पत्ते और रबड़ और दवाइयाँ, भोजन और ईंधन और चारा और खाद इत्यादि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से वनों और वन्य जीवन से प्राप्त होता है। इसलिए हम ही हैं जो जिन्होंने वन और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाया है। भारत में वनों का सबसे बड़ा नुकसान औपनिवेशिक काल में रेलवे लाइन और कृषि व्यवसाय और वाणिज्य वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ है, यानी रेलवे लाइन बिछाने में और कृषि खेती करने में और व्यवसाय बढ़ाने में, यानी फैक्ट्रियाँ खोलने में, घर बनाने में, वाणिज्य वानिकी यानी बहुत कुछ और आगे बढ़ाने में, वनों को विस्तार बढ़ाने में, खनन क्रिया जैसे कोयला निकालना, कोई पेट्रोलियम निकालना वनों में, इनसे ही बहुत बड़ा नुकसान हुआ है वनों का। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा है। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 से और 1980 के बीच में लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया है। अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों, विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित झूम खेती अथवा स्लैश
और बरन खेती के चलते वनों की कटाई या निम्नीकरण से हुआ है। विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित झूम खेती और अथवा सलेश और बरन की खेती के चलते वनों की कटाई या निम्नीकरण से हुआ है। क्या हुआ निम्नीकरण से? अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों में विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित झूम खेती होती है ना, या सलेश या बरन की खेती चलते इनके कारण वनों की कटाई हुई है। समझ गए? 1951 और 1980 के बीच में लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर के वन क्षेत्र कृषि भूमि में बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया गया है। 1951 से 1980 के बीच में ये वन संरक्षण की सर्वेक्षण की रिपोर्ट है भारत की। क्या उपनिवेशी वन नीति को दोषी माना जाए? हमारे कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में संवर्धन वृक्षारोपण अर्थात वाणिज्य की दृष्टि से कुछ एकल वृक्ष जातियों के बड़े पैमाने पर रोपण करने से पेड़ों की दूसरी जातियां खत्म हो गई है। उदाहरण के तौर पर सागवान के एकल रोपण से दक्षिणी भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए हैं और हिमाचल में चीड़ के पाइन के रोपण से हिमालयन ओक और रोडोडेंड्रॉन वनों को नुकसान हुआ है। बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाए हैं। जैसे 1952 से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र साफ किए गए हैं। नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 1952 से 5,000 वर्ग किलोमीटर वनों को साफ किया। देखो, ये प्रक्रिया अभी भी जारी है और मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा, जिसमें आ गए नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो गया है। यानी नर्मदा सागर बनाया गया है, बांध बनाया गया है, उसके कारण 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र जलमग्न हो गया, जल ही जल भर गया है। वनों की बर्बादी में खनन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट खनन के कारण गंभीर खतरे में है। पश्चिम बंगाल में क्या किया गया? बक्सा टाइगर रिजर्व था, वहाँ पर क्या रिजर्व था? बक्सा टाइगर। वहाँ पर डोलोमाइट के खनन के कारण वहाँ पर उसकी प्रकृति है ना, पर्यावरण, वो बहुत खतरे में है। इसने कई प्रजातियां के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया है और कई जातियां जिसमें हाथी थे, भारतीय हाथी, वे भी शामिल थे, उनके आवागमन को मार्ग को बाधित भी किया है। हमारी भारतीय सरकार ने खनन के कारण बहुत से वन अधिकारी, पर्यावरणविद ये मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं। यद्यपि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, परंतु चारे और ईंधन हेतु लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति मुख्यतः पेड़ों की टहनियाँ काट कर की जाती है, न कि पूरे पेड़ काट कर। वन पारिस्थितिकी तंत्र देश के मूल्यवान वन पदार्थों, खनिजों और अन्य संसाधनों के संचय कोष हैं, जो तेजी से विकसित होती हैं। औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आरक्षित क्षेत्र लगभग अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं और भी विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करती हैं। कोई ऐसा मनुष्य हैं जिनकी अलग अलग सोच होती है। कोई तो पेड़ों को, टहनियों को काट काट अपने काम में लेता है। कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो जड़ से नीचे से ही खत्म करता है। कोई हमारी मिली जुली सरकार जो खनन करने के कारण बहुत बड़ी प्रकृति को नुकसान में पहुंच जाती हैं, यानी सड़कें बनाना, तो उनको पेड़ों को काटना, फिर पेड़ भी लगाए भी जाते हैं तो कम लगाए जाते हैं। हिमालयन यव संकट में है। हिमालयन यव चीड़ के प्रकार के सदाबहार वृक्ष के एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में कई क्षेत्रों में पाया जाता है। ये पेड़ की छाल और पत्तियां और टहनियाँ होती हैं इसमें। दोस्तों, इनको पढ़ लेते हैं। शांत घाटी मुखली नर्सरी आदिवासी, जो युवतियाँ बांस की पौधे लगाती हुई, ये बांस की पौधे हैं जो आदिवासी लोग लगा रहे हैं शांत घाटी में। छोटे छोटे जंगली उत्पादों को बेचती आदिवासी महिलाएं, जो ये सूखी पत्तियों को एकत्रित करती हुई आदिवासी महिला। हिमालयन यव जो खतरे में है,
उनके जड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है और तथा इससे जो कैंसर रोगों के उपचार के लिए बहुत उपयोग में लिया जाता है। इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। इससे अत्यधिक निष्कासन से इस वनस्पति जाति को खतरा पैदा हो गया। पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ सूख गए हैं। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में वन्य जीव आवास का विनाश और जंगली जानवरों को मारना व आखटन यानी शिकारी, पर्यावरणीय प्रदूषण और विषाक्तीकरण और दावानल आदि शामिल हैं। दावानल मतलब जंगल में आग लग जाना। पर्यावरण विनाश के अन्य प्रमुख कारकों में संसाधनों का भी असमान बंटवारा व उनका असमान उपभोग और पर्यावरण के रखरखाव की जिम्मेदारी में असमानता शामिल है। और आमतौर पर भी विकासशील देशों में जो पर्यावरण के विनाश का मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या को माना जाता है। यद्यपि एक अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक के औसत उपभोग से 40 गुना ज़्यादा है। इसी प्रकार शायद भारत के 5% धनी लोग और 25% जो गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधन उपभोग द्वारा पर्यावरण अधिक नुकसान पहुंचाते हैं तथा इन 5% लोगों की पर्यावरण रखरखाव में भी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। प्रश्न यह है कि कौन क्या, कहां से और कितना उपभोग कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि अब भारत के आधे से अधिक प्राकृतिक वन लगभग खत्म हो चुके हैं। 1/3 जलमग्न भूमि सूख चुकी है। 70% धरातलीय क्षेत्र प्रदूषित हो चुका है। 70%। 40% मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो चुका है, जो 0.15% बचा हुआ है। जंगली जानवरों के शिकार और व्यापार तथा वाणिज्य की दृष्टि से कीमती पेड़ों पौधों की कटाई के कारण हजारों वनस्पतियां और वन्य जीव जातियां लुप्त होने के कगार पर। अभी आपके सामने ही हैदराबाद आंध्र प्रदेश में किया गया था ना, वनों को फैक्ट्रियां बनाने के लिए, वहां पर संसाधन चलाने के लिए वनों का विनाश किया था ना, जो लाखों चिड़िया, हाथी, जानवर, सभी ये जंगली जानवर और रहने वाले वनस्पति जिसमें बहुत कुछ अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते थे, उस सभी को नष्ट कर दिया, तोड़ दिया। वनों और वन्य जीवन का विनाश मात्र ही जीवन विज्ञान का विषय नहीं है। जैव संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है। जैव विनाश के कारण कई मूल जातियां और वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं और आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुंच गए हैं। यदि यह समुदाय खाने पीने और औषधि, संस्कृति, आध्यात्म इत्यादि के लिए वनों और वन्य जीवों पर निर्भर है, तो गरीब वर्ग में महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित हैं। कई समाजों में खाना, चारा, जल और अन्य आवश्यकताओं की वस्तुओं को इकट्ठा करने की मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं की होती है। जैसे ही इन संसाधनों की कमी होती जा रही है, महिलाओं पर भी कार्य का भार कम पड़ता जा रहा है। कई बार तो उनको संसाधन इकट्ठा करने के लिए 10 किलोमीटर से ज़्यादा अधिक पैदल चलना पड़ता है और इससे उनका गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उनको झेलनी पड़ती है। काम का समय बढ़ने के कारण घर पर जो बच्चे की उपेक्षा होती है, जिससे गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम हो सकते हैं और वनों की कटाई के परोक्ष परिणाम आ सकते हैं। महिलाएं क्या हैं, जंगलों में जाती हैं और वहाँ से जो भी सामान लाती हैं तो महिलाएं लाती हैं। पुरुष तो अत्यधिक कम लाते हैं। कोई मान लो 100% में से 60-70% तो महिलाएं कार्य करती है। ऐसा 30% पर पुरुष ही बहुत कम काम करते हैं पुरुष तो इन चीज़ों में। तो महिलाएं जो गर्भवती महिलाएं थी, वो जो भी 10 किलोमीटर दूर जाकर चारा और खाना, जल आदि सब लेकर आती हैं।
आई होप अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो ज़्यादा समझे होंगे। जैसे सूखा और बाढ़ भी गरीब तबके को सबसे अधिक प्रभावित करता है। इस स्थिति में गरीबी और पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम होता है। अगर सूखा पड़ गया, अगर बाढ़ आ गई तो गरीबी ज़्यादा आ सकती है। वैसे ही पर्यावरण भी पर भी सीधा असर पड़ता है। भारतीय उपमहाद्वीप में वन और वन्य जीवन मानव जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी है। अतः यह आवश्यक है कि वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए सही नीति अपनाई जाए। भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण कैसे किया जाए, इसके बारे में अब पढ़ेंगे। भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण। अब वन्य जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। परंतु हमें वन और वन्य जीवन को संरक्षण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि संरक्षण से पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है और हमारे जीवन जो साध्य संसाधन है, जलवायु, मृदा, वो बने रहते हैं। यह विभिन्न प्रजातियों से बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं के जीन्स विविधता को भी संरक्षित करती है। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर रहे हैं। 1960 और 70 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर की मांग की है। भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया है, जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित प्रजातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंधन पर, वन्यजीव आवासी का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया है। भारतीय वन्य जीवन अधिनियम कब लागू किया गया था? सन 1972 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है इसमें। 1960 और 70 के दशकों में 1960 और 70 के दशकों में दौरान जो पर्यावरण संरक्षण ने राष्ट्रीय वन्य जीवन और सुरक्षा कार्यक्रमों पर जोरदार मांग की है। तो इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियां उनको बचाव के लिए और शिकार प्रतिबंधन है उस पर रोक के लिए, और वन्य जीवन जो आवासों के कानूनी रक्षण है तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया है। 60 और 70 के दशक के दौरान 72 में वन्य जीव रक्षण अधिनियम बनाया, तो तब से ही ज़्यादा रक्षा हो रही है जंगल की। तत्पश्चात केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए हैं, जिनके बारे में आप पहले से ही पढ़ चुके हैं। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाएं की भी घोषणा की, जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों को रक्षण प्रदान करना था। इन प्राणियों में बाघ और एक सींग वाला गेंडा और कश्मीरी हिरण अथवा हंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ और स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल आदि हैं। क्या क्या हैं? एक सींग वाला गेंडा, कश्मीरी हिरण, हंगुल कश्मीरी हिरण को क्या कहा जाता है? हंगुल। 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और जलीय जो मगरमच्छ होते हैं, जो घड़ियाल होते हैं। चंबल नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं। यह है दोस्तों कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान वाला गेंडा, और ये है हिरण का झुंड। एशियाई शेर और अन्य प्राणी भी शामिल हैं किसके अंतर्गत? जो संरक्षण में बचाव में। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी और काला हिरण और चिंकारा आदि था, और घोड़ावण और हिम तेंदुआ आदि, और शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षा कर दिया गया है।
बाघ परियोजनाओं को पढ़ लेते हैं। वन्यजीव संरचना में बाघ टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है और 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी में आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर मात्र 1827 रह गई है। बाघों को मारकर उनके व्यापार के लिए चोरी करना और आवासीय स्थलों को सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि, बाघों की घटती संख्या के कारण संख्या के मुख्य कारण हैं। बाघों के खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण ये जाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। चूंकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों का आवास उपलब्ध करवाते हैं, अतः ये देश की ही शिकार हैं और देश ही चोरी करता है। चोरी कौन करता है? देश के ही लोग करते हैं पैसों के लिए। गैर कानूनी व्यापार करने वाले के मुख्य निशाने पर हैं। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्यजीव परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत 1973 में की गई थी। दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर है, उसकी शुरुआत 1973 में की गई है। इम्पोर्टेंट लगा लेना। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को ही बचाना है। उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में है पेरियार बाघ रिजर्व। भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के मुख्य उदाहरण हैं। आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधताओं पर केंद्रित होती हैं, न कि इसके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है। संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व मिल रहा है। वन्यजीव अधिनियम 1980 और 86 के तहत सैकड़ों तितलियां, पतंगों, भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है, यानी सुरक्षा के दायरे में शामिल किया गया है। 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियां, पतंगों और भृंगों को 1991 में पौधों की भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई हैं। पौधों की कितनी रखी गई है? 6 जातियां पहली बार। वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार का वितरण। यदि हम वन और वन्यजीव संसाधनों का संरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या प्रत्यक्ष रूप में सरकार के अधिकतर क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। आरक्षित वन, ऐसे ही बहुत आरक्षित वन के बारे में पढ़ लेंगे। 4 प्रकार में वनों को बांटा गया है सुरक्षा के दायरे के लिए। तो आरक्षित वन के बारे में पढ़ लेते हैं। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित कर दिए गए हैं। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, वो आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाएगा। आरक्षित वन में ज़्यादा सुरक्षा है और ज़्यादा से ज़्यादा वन भी आरक्षित वन में है। ये रहे रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा, 1/3 यानी 75% हिस्सा ये रक्षित वन है, यानी इनकी रक्षा की गई है 75% वन की। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की गई है। अवर्गीकृत वन, अन्य सभी प्रकार के वन जो बंजर भूमि है, जो सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं, वे अवर्गीकृत वन के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ गया? आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का भी 75% है।
इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर और आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है, 75%, जबकि बिहार और हरियाणा, पंजाब, बिहार, पंजाब और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश ये एक साइड है, और ओडिशा और बिहार और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है, 25% पर। जो पूर्वोत्तर के सभी राज्य हैं और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवगीकृत वन है तथा स्थानीय समुदाय के प्रबंधन में है। अब समुदाय और वन संरक्षण पढ़ेंगे। वन संरक्षण की नीतियाँ हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। यह हम आमतौर पर इस बात से अनजान हैं कि वन हमारे देश की कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं और भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवासीय स्थलों के संरक्षण से जुटे हुए हैं, क्योंकि इसी कारण दीर्घकाल में बड़े समय में इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। सरिस्का भाग रिजर्व में राजस्थान के गाँव के लोग वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहाँ खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्ष रहे हैं। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्यजीवों आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की और हस्तक्षेप भी स्वीकार कर रहे हैं। नहीं करने वाले हैं, नहीं कर रहे हैं कई लोग, समुदाय और सरकार तो। और राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर, अलवर जिले के 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि बेरो देव ढाकव सोनचुरी घोषित कर दी, जिसके अपने ही नियम कानून हैं जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ की वन्य जीवन को बचाते हैं। यानी बाहर वाले जो वहाँ पर जाते हैं वनों में शिकार करने, लकड़ी काटने, तो उनको बचाते हैं। 1200 हेक्टेयर भूमि है 5 गांवों के अंतर्गत अलवर जिला है राजस्थान का। उसकी सुरक्षा के दायरे में है 5 गांवों की बेरोदाव डाकव सोनचुरी घोषित कर दिया। पवित्र पेड़ों के झुरमुट और विविध और दुर्लभ प्रजातियों की संपत्तियां भी यहीं पर हैं। चलते हैं नीचे। प्रकृति पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है, जिसका आधार पर प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न रूप वनों और मूल कौमारीय रूप से बचा कर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के जुर्मुट देवी देवताओं को वन कहते हैं। और वनों के भागों में जहाँ तो वनों के ऐसे बड़े भागों में स्थानीय लोग घुसते हैं, न किसी और को छेड़छाड़ करने देते हैं। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से ही उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में क्या हुआ कि मुंडा संताल जनजातीय महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। महुआ और कदम के पेड़ों की। उड़ीसा और बिहार के जनजातीय शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ों की पूजा करती हैं। तो हम से बहुत से व्यक्ति पीपल और वटवृक्ष की भी मानते हैं, पूजा करते हैं, पवित्र मानते हैं इनको। भारतीय समाज में अनेक संस्कृतियों और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति इसकी कृतियों का संरक्षित करने के लिए अपने पारंपरिक तरीके हैं। आमतौर पर झरने, पहाड़ियाँ, चोटियाँ और पेड़ और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। आप अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाए जाएंगे। ज़्यादातर उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं और मंदिर के भक्तों में गिनते हैं। राजस्थान में बिश्नोई गाँव में के आसपास आप काले हिरण, चिंकारा और नीलगाय और मोरों के झुंड देख सकते हैं, जहाँ पर आप वहाँ के समुदाय की अभिन्न हिस्सा हैं और कोई उनको नुकसान नहीं पहुँचाता है। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाया गया कि स्थानीय पौधों की जातियों का प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। हिमालय में क्या किया गया? चिपको आंदोलन।
ये कई क्षेत्रों में वनों की कटाई को रोकने और जो वनीकरण अभियान चलाया जा रहा था तो उनको रोकने और सफल बनाने में, ज़्यादातर वन को बचाने में किया गया था। पारंपरिक संरक्षण तरीकों से पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिकी कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है। थियरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन चला था। थियरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन चला था, जो नवोत्थान ने दिखा दिया है कि रासायनिक उर्वरक के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार कृषि उत्पादन संभव है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्षरित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप में इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई थी, जब ओडिशा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। तो वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं। इसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप में कार्य करते हैं। इसके बदले में समुदाय मध्यस्थीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों के हकदारी होते हैं तथा सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदार होते हैं। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है। स्थानीय समुदाय को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, परंतु स्थानीय समुदायों को फैसले लेने को प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने से अभी तक देर है। अतः वे ही विकास क्रियाएं मानी होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो और पर्यावरण हितैषी हो, आर्थिक रूप से मजबूत। इसमें तो ये एक इम्पोर्टेंट है कि औपचारिक रूप से कार्यक्रमों में 1988 में ओडिशा में राज्य में वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया था। ओके। पेड़ एक असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण की कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने और विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। यानी पेड़ का कोई शत्रु और दोस्त तो सभी को छाया, सभी को वायु, सांस प्रदान करता है। ये लिखा है गौतम बुद्ध ने 487 ईसा पूर्व का। लाइक तो इस पार्ट का होता है द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। एक पार्ट को एक ही क्लास में समाप्त कर दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पढ़ने में इंटरेस्ट हो, लैब असिस्टेंट की और अन्य भर्तियों की तैयारी आप कर रहे हो तो भूगोल के संबंधित, तो इस क्लास को एनसीईआरटी बुक के द्वारा पढ़ाई गई रिवीजन को आप ज़रूर देखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।